हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड आफ्टरनून। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं मंजू मैम आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ, जिसमें मैं आप लोगों का 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ और उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा चुकी हूँ। इसके पूर्व क्लासेस में मैं आपका 7 चैप्टर स्टार्ट की थी, आज मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। इसके पूर्व क्लासेस में आपको पूरे हार्ट क्या होते हैं, हार्ट के कितने चेंबर होते हैं, कौन सा वाल्व कहाँ होता है, ये सब हम आपको इसके पूर्व क्लासेस में बता चुके हैं। आज मैं आप लोगों को परिसंचरण तंत्र के कार्य यानी फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के कार्य क्या है ये आपको बताने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट इसको बी केयरफुली पढ़िएगा, क्योंकि कार्य इंपॉर्टेंट होता है, ये अक्सर एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहला कार्य क्या है, खाद्य पदार्थों का परिवहन। फर्स्ट कार्य क्या है आपका, खाद्य पदार्थों का परिवहन। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा आहार नाल में पचे हुए खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको क्या करता है, ब्लड के द्वारा ही कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है। इसीलिए क्या है आपका खाद्य पदार्थों का यह परिवहन का भी कार्य करता है। दूसरा है आपका O2 तथा CO2 का परिवहन। तो ब्लड जो होता है आपका, मैंने आपको इसके पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, उसमें हमने आपको पूरा बताया था कि कहाँ से, जैसे हम सांस ले रहे हैं नाक से सांस लेते हैं, फिर वो कहाँ जाता है, नोजल कैविटी से फिर फेरिंग्स से फिर लैरिंग्स से फिर ट्रैकिया से फिर ब्रोंकाई से फिर ब्रोंकियोलस फिर क्या होता है, एल्विलाई में जाता है, जहाँ पर क्या होता है आपका ऑक्सीजन होता है। तो वहाँ से वो ऑक्सीजन लेकर फिर क्या करेगा, फिर वो पूरे सेल्स के पास पहुँचाता है। सेल्स में किसके पास, माइटोकांड्रिया के पास पहुँचाता है। माइटोकांड्रिया में ही आपका क्रेब्स साइकिल चलता है, जहाँ पर ग्लूकोज बनता है और CO2 बनता है। फिर वहाँ से वो क्या करेगा, ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन देने के बाद तो वो ग्लूकोज बना, फिर वहाँ जो CO2 बनता है फिर वो वापस लाकर फिर क्या करता है, लंग्स में छोड़ता है। फिर लंग्स से फिर क्या होता है, फिर वो ही हमारा बाहर निकलता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन तथा CO2 का भी परिवहन कौन करता है, ब्लड करता है। ठीक है, तीसरा है आपका उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन। ठीक है, जो भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, यानी कि जैसे ऊतक और कोशिका में उपापचय के फलस्वरूप बने उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन कौन कर रहा है, आपका ये ब्लड ही करता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम ही करता है। इसलिए तो यही क्या करता है, उत्सर्जित पदार्थ को किडनी तक ले जाता है। ठीक है, तो ये परिवहन का भी कार्य करता है। फिर क्या है, चौथा पॉइंट है आपका हार्मोन्स का परिवहन। तो ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हार्मोन्स का भी परिवहन का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका शरीर के ताप का नियमन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हमने आपको बताया था ना कि बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन, यानी ताप को भी मेंटेन करता है, कौन, सर्कुलेटरी सिस्टम भी करता है। और कौन करता था, दूसरा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम करता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका शरीर की रोगों से रक्षा करना। ठीक है, तो ये शरीर की रोगों से रक्षा भी करता है। जैसे कि अगर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो क्या करता है, वो अंदर ही उसको मार देता है। इससे क्या होता है, हमारा शरीर भी निरोग बना रहता है। ओके स्टूडेंट, आइए आगे पढ़ते हैं। हार्ट बीट। तो हार्ट बीट क्या होता है, तो आप सुनिए। हार्ट बीट की प्रथम ध्वनि हमने आपको क्या बताया था, जैसे जब हार्ट बीट कब होगा, जैसे आपका यहाँ से ब्लड यहाँ गया, ठीक है, इन सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से जो अशुद्ध ब्लड राइट आर्टरियम में गया, राइट आर्टरियम से फिर ट्राइकस्पिड वाल्व खुलता है, फिर वो क्या बोलता है, राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर यहाँ पर आपका कस्पिड वाल्व खुलता है, बंद होता है। तो यहीं पर क्या हो रहा है, जब बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व दोनों वाल्व जब खुलते हैं, बंद होते हैं, तभी हमारा क्या होता है, हार्ट बीट सुनाई देता है। ठीक है, यानी इन्हीं कपाट के खुलने और बंद होने से हमें क्या होता है, ध्वनि सुनाई देती है। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका प्रथम ध्वनि कौन होता है, डब होता है कि लब होता है। तो हम याद रखिएगा स्टूडेंट, प्रथम ध्वनि क्या होता है, लब होता है। प्रथम ध्वनि कौन सा है, लब होता है। और द्वितीय ध्वनि जो सेकंड ध्वनि जो सुनाई देती है वो कौन सा होता है, डब होता है। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ ये बन सकता है कि जो लब डब ध्वनि होती है वह कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो वहाँ पर ऑप्शन दिया होगा कि कस्पिड वाल्व के खुलने से ना, ट्राइक कस्पिड वाल्व के खुलने से, बाइक कस्पिड वाल्व के खुलने से, दोनों होगा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या बोलेंगे, बाइक कस्पिड वाल्व ट्राइक कस्पिड वाल्व के खुलने से जो होता है ये लब डब की ध्वनि जो होती है आपकी सुनाई देती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ऐसे बन सकता है कि जो हृदय
साउंड है, यानी हार्ट बीट जो है हम किससे सुनते हैं, तो आप याद रखिएगा स्टेथोस्कोप से हम क्या सुनते हैं, हार्ट बीट सुनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बन सकता है कि नवजात शिशु का धड़कन कितनी होता है, 1 मिनट में कितनी बार होता है, तो 140 बार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि पुरुष का धड़कन जो होता है प्रति मिनट की दर से कितना होता है पुरुष का, तो याद रखिएगा मेल का होता है 70 से 72 बार प्रति मिनट होता है। ठीक है, स्त्री का जो धड़कन होता है वो कितना होता है, तो 78 से 82 प्रति मिनट होता है। ठीक है स्टूडेंट, फिर आइए देखिए आपका, फिर इसी में एक होता है आपका ब्लड प्रेशर, यानी ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब क्या होता है, तो ये हम आपको भी बता रहे हैं। रक्तदाब को हम किससे डिनोट करते हैं, तो सिस्टोल और डायस्टोल से डिनोट करते हैं। रक्तदाब को हम किससे डिनोट करेंगे, सिस्टोल और डायस्टोल से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए आप लिखे, ये कैसे होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 120/80, 120/80 mmHg होता है, और 120 को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं, और 80 को क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे देखिए, जैसे कभी आपका पूछा जा सकता है कि जो एक धड़कन होती है, यानी प्रत्येक धड़कन कितनी अवस्थाओं में होती है, तो याद रखिए कितनी अवस्थाओं से होकर गुजरती है, सॉरी, तो आप क्या बताएंगे कि प्रत्येक धड़कन को पूरा होने में 3 अवस्था होती हैं। प्रत्येक धड़कन कितनी अवस्थाओं में पूरी होती है, तो 3 अवस्थाओं में पूरी होती है, यानी 2 आर्ट्रियम, 2 वेंट्रिकल और रेस्ट पीरियड। यही तीनों मिलाकर हमारा क्या बनता है, हार्ट बीट बनता है। यही तीनों मिलाकर हमारा क्या बनेगा, हार्ट बीट बनता है। यानी शरीर में रक्त संचार की प्रक्रिया हृदय की पंपिंग या धड़कन द्वारा संपन्न होती है। प्रत्येक धड़कन की 3 अवस्थाएं होती हैं, जो 2 आलिंद का संकुचन यानी 2 आर्ट्रियम, 2 वेंट्रिकल और रेस्ट पीरियड से संपन्न होती हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसे राइट डाउन करिए, आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट, आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं लाई हूँ जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, इसे मैंने 1 लाइन फॉर्म में लिखा है। तो आइए देखिए स्टूडेंट, पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि हृदय की धड़कन का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, आपको क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा कि पेसमेकर के द्वारा किया जाता है। ये पेसमेकर क्या है, तो ये आपका एक आर्टिफिशियल मशीन होता है। ये कब लगाया जाता है, मैंने आपको पूर्व क्लासेस में बताया था कि जब ऐसे नोड हमारा जब ख़राब हो जाता है तो उसी के जगह पर हम क्या करते हैं, पेसमेकर का यूज करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, हृदय धड़कन पर हमारा मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है, यानी वो अपने आप चलता रहता है। ठीक है, मस्तिष्क का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका कि पेसमेकर को हृदय का हृदय कहते हैं। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि हृदय का हृदय किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा कि पेसमेकर को हम हृदय का हृदय कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, हृदय को ब्लड पहुंचाने वाली धमनी को क्या कहते हैं, तो कोरोनरी धमनी कहते हैं। हृदय को जो ब्लड पहुंचाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कोरोनरी धमनी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, हार्ट अटैक आता है, या इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हृदय आघात। ठीक है, तो जब हमारे कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तब क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। नेक्स्ट है आपका, हृदय धड़कन का सामान्य से तेज होना क्या कहलाता है, तो टेकीकार्डिया कहलाता है। टेकीकार्डिया कहलाता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है, हृदय धड़कन का सामान्य से धीमा होना क्या कहलाता है, तो वो ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, दोनों आप याद रखिएगा कि हार्ट बीट जो होता है सामान्य से तेज होगा तो क्या होगा, टेकीकार्डिया होगा, और सामान्य से धीमा होगा तो क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। ओके स्टूडेंट, आइए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट इसी में ब्लड। ब्लड क्या है, तो पहला ही क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि ब्लड क्या है, तो याद रखिएगा कि ब्लड जो होता है हमारा क्या होता है, ये तरल संयोजी उत्तक होता है। या ब्लड किससे बना होता है, तो तरल संयोजी उत्तक से बना होता है। प्रत्येक मनुष्य में कितना लीटर ब्लड होता है, तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि ब्लड जो होते हैं कितने घटकों से मिलकर बनते हैं, तो 2 घटक से मिलकर बनते हैं। ब्लड किससे मिलकर बनता है, 2 घटकों से मिलकर बनता है। पहला आपका है प्लाज्मा और दूसरा आपका है ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, तो प्लाज्मा में कितना होता है, तो 55% भाग जो होता है ब्लड में प्लाज्मा का होता है। कितना परसेंट प्लाज्मा, क्वेश्चन आपका ऐसे बन सकता है कि ब्लड में प्लाज्मा का भाग होता है कितना परसेंट, तो क्या बताएंगे 55% जो होता है आपका प्लाज्मा होता है और 45% जो होता है आपका क्या होता है ब्लड कार्पसेल्स होता है। ठीक है, प्लाज्मा प्लाज्मा क्वेश्चन आपका ये बनता है यहाँ पर कि जो ब्लड में चिपचिपा ब्लड, हम ब्लड को देखते हैं ना कि हल्का चिपचिपापन होता है, तो वो किन तत्वों के मिलने से चिपचिपापन होता है, या कौन सा एलिमेंट्स जो पाया जाता है जो ब्लड को चिपचिपा करता है। तो याद रखिएगा कि प्रोटीन की उपस्थिति से ब्लड जो होता है हमारा चिपचिपा होता है। उसमें भी कौन कौन सा है, तो देखिए ग्लोबुलिन, दूसरा है सीरम एल्बुमिन, और तीसरा है फाइब्रिनोजेन, और चौथा है प्रोथ्रोम्बिन। ये चारों जो होते हैं उनकी मौजूदगी की वजह से क्या होता है ब्लड जो होता है हमारा हल्का सा चिपचिपा होता है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्लाज्मा को हिंदी में रक्तवारी बोलते हैं। प्लाज्मा में ही क्या होता है एंटीजन तथा एंटीबॉडीज पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं। एंटीबॉडीज क्या करता है, एंटीबॉडीज ही हमारे क्या करता है हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस को मारने का कार्य करता है। ठीक है, फिर है आपका प्लाज्मा में ही O2, N2 और CO2 क्या होते हैं आकर आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा में ही कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड, विटामिन, खनिज लवण ये सभी आपस में आकर मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा के अंदर क्या होता है बाइल पिगमेंट्स, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन भी ये सब भी आकर क्या होते हैं आपका प्लाज्मा में ही सब आकर यहाँ पे मिलते हैं। आप आइए हम ब्लड कैप्सूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ब्लड कैप्सूल्स जो होता है वो आपका 3 तरह का होता है। ठीक है, कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। तो पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट। आरबीसी का फुल फॉर्म अधिकतर पूछा जाता है कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, या इसी को हम क्या बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट भी बोलते हैं। रेड ब्लड कार्पसेल्स का दूसरा नाम क्या होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट, आपको इसको क्या दूसरा नाम बोलेंगे कंप्लीट ब्लड काउंट। ठीक है, यानी आरबीसी का दूसरा नाम क्या है कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। इसकी अवधि कितने दिनों की होती है, तो 120 दिन की इसकी लाइफ टाइम होती है। और ये कितना होता है 4 से 5 लाख होता है। इसकी संख्या कितनी होती है 4 से 5 लाख होती है। फिर आइए डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं वाइट ब्लड कार्पसेल्स। इसकी लाइफ टाइम कितनी होती है 3 से 5 दिन का होता है। और ये कितना इसकी संख्या कितनी होती है, तो 4 से 10,000 होती है। तीसरा है आपका प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका क्या है प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, और इसकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, या इसकी संख्या ब्लड में कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे 1.5 से लेकर यानी 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख तक इसकी संख्या होती है। ये कहाँ पर बनता है, तो ये हमारा बनता है रेड बोन मैरो में, ये इसका निर्माण होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो रेड बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। आइए अब हम डब्ल्यूबीसी को कंटिन्यू करते हैं। तो डब्ल्यूबीसी जो होता है आपका 2 तरह का होता है ना, एक मतलब साइज के आकार पर, साइज के आधार पर ये कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है। एक ग्रेनुलोसाइट्स और ग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, एक ग्रेनुलोसाइट्स जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और ट्रांजिशनल। जो इन तीनों में कभी पूछा जा सकता है कि डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी आकार किसका होता है, सबसे बड़ा आकार किसका होता है, तो हम क्या बताएंगे कि मोनोसाइट्स जो होता है उसका आकार जो होता है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, फिर आपका है ग्रेनुलोसाइट्स भी आपका 3 तरह का होता है। तो स्नोफिल्स या इसी को हम क्या बोलते हैं एडिसोफिल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरा होता है बेसोफिल्स, तीसरा होता है न्यूट्रियोफिल्स या इसी को हम पॉलीमॉर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं
पॉलीमार्फ बोलते हैं। इसी को न्यूट्रोफिल्स को क्या बोलेंगे? पॉलीमार्फ बोलते हैं। न्यूट्रोफिल्स को दूसरा नाम क्या है आपका? पॉलीमार्फ। आइए स्टूडेंट, हम ब्लड को फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझते हैं। जैसे ब्लड को हमने बताया क्या होता है, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? रक्त बोलते हैं, ठीक है। और ये दो कणों से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और एक ब्लड कार्प सेल्स। प्लाज्मा जो होता है 55% होता है और ब्लड कार्प सेल्स जो होता है वो 45% होता है। प्लाज्मा में हमारे क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो रक्त, प्रोटीन्स, ये हमने आपको बताया अभी तुरंत। हार्मोन्स होता है, एंटीजन तथा एंटीबॉडीज होती हैं और गैसें होती हैं, ठीक है। उसी तरह से हम अब आते हैं ब्लड कार्प सेल्स में क्या होता है? ये 45% होता है। इसमें आपका 3 होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कार्प सेल्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम हमने भी क्या बताया आपको? कंप्लीट ब्लड काउंट बोलते हैं, ठीक है। कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। और इसकी जो लाइफ टाइम होती कितना? 120 दिन का होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 से 5 लाख होती है। और इसमें क्या होता है? ये इसका व्यास क्या होता है? इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी आरबीसी का व्यास पूछा जाता है, तो क्या बताएंगे? 7.2 माइक्रोन होता है। और इसमें आरबीसी में क्या क्या होते हैं? तो जल होता है और हीमोग्लोबिन। जल कितना होता है? 60 से 70% होता है। हीमोग्लोबिन 30 से 40% होता है। ओके स्टूडेंट, फिर आते हैं हम डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्प सेल्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम फैगोसाइटोसिस भी बोलते हैं। और डब्ल्यूबीसी की जब संख्या हमारे बॉडी में बढ़ जाती है तो ल्यूकोमिया एक डिजीज होता है जिसको जो बाद में आगे चल के क्या होता है? कैंसर का। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी को हम वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, या इसी को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को हम दूसरा नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसी की डब्ल्यूबीसी की संख्या जब हमारे बॉडी में आवश्यकता से अधिक हो जाती है तभी हमें क्या होता है? कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसकी संख्या कितनी होती है हमारी? 4 से 10,000 होती है। इसका लाइफ टाइम कितना होता है? 3 से 5 दिन का होता है। और ये कितने तरह का होता है? यानी आकार के आधार पर हम इसको बांटेंगे। आकार के आधार पर ये 2 तरह का होता है, यानी कण रहित यानी एक ग्रेनुलोसाइट्स जो होता है, और दूसरा होता है कण सहित यानी ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। अग्रेनुलोसाइट्स जो होता है वो आपका 3 तरह का होता है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और ट्रांजिशनल, ठीक है। लिम्फोसाइट्स जो होता है वो कितना % होता है? तो आपका 25 से 30% लिम्फोसाइट्स होता है। इसका व्यास क्या होता है? व्यास आपका लिम्फोसाइट्स का व्यास कितना होता है? 8 से 10 माइक्रोन होता है। और इसका निर्माण कहाँ होता है? तो लिम्फ नोड तथा लसिका उत्तक में इसका निर्माण होता है। किसका? लिम्फोसाइट्स का। लिम्फोसाइट्स कैसा फैगोसाइट्स है? तो ये निष्क्रिय फैगोसाइट्स है, यानी ये मतलब भक्षण का कार्य नहीं करता है। दूसरा आपका है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होता है 5 से 10% होता है। इसका व्यास कितना होता है? 18 होता है। और ये कैसा है? ये फैगोसाइटोसिस क्रिया करता है, यानी ये जो है हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस को मारता है। और इसकी आकार क्या होती है? ये इसकी आकार सबसे बड़ी होती है स्टूडेंट, इसको याद रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी में किस सेल्स की जो है आकार बड़ी होती है, तो हम क्या बताएंगे? मोनोसाइट्स की जो होती है उसकी आकार क्या होती है? बड़ी होती है, ठीक है। ट्रांजिशनल क्या होता है? तो यह लिम्फोसाइट्स तथा मोनोसाइट्स के बीच का आकार होता है। और इसका जो शेप कैसा होता है? तो ये घोड़े की नाल की तरह होती है। ओके स्टूडेंट, अब आते हैं हम ग्रेनुलोसाइट्स में। ग्रेनुलोसाइट्स में आप देखिए ये आपका 3 तरह का ये भी होता है, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। स्नोफिल्स जो होता है वो कितना होता है? 2 से 4% होता है। इसका व्यास कितना होता है? 10 से 12 माइक्रोन होता है। और यह कब कार्य करता है स्नोफिल्स आपका? तो जब एलर्जी हमें होती है किसी चीज़ से ना, तो उस समय इसकी जो क्रियाशीलता होती है वो बढ़ जाती है। बेसोफिल्स क्या है? तो बेसोफिल्स आपका 1% पाया जाता है। इसका व्यास कितना होता है? तो इसका व्यास आपका 8 से 10 माइक्रोन होता है। और तीसरा है आपका न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को हम दूसरा नाम क्या है आपका? पॉलीमार्फ बोलते हैं।
ये कितना होता है, ये आपका 65 से 70% होता है। इसका व्यास कितना होता है, 10 से 12 माइक्रोन होता है। याद रखिएगा, आपका 10 से 12 माइक्रोन आपका स्नोफिल्स का भी है और न्यूट्रोफिल्स का भी है। और ये कहाँ बनती है, तो यह बोन मैरो में बनती है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम फैगोसाइट्स भी कहते हैं। और इसका लाइफ टाइम कितना दिन का होता है, तो 21 दिन का होता है। अब आते हैं हम तीसरा जो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, बम्बाणु, या उसी को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। और इसका निर्माण कहाँ होता है, तो रेड बोन मैरो में होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 1.5 से 4.5 लाख होती है। ओके स्टूडेंट, आशा करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। आप इसे अधिक से अधिक स्टूडेंट लोग को आप शेयर करिए, ताकि उन्हें भी को करिकुलम में हो रही समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। मैंने इसे फ्लो चार्ट्स के थ्रू आपको ब्लड पूरा अच्छे से पढ़ाया है, और आप इससे आसानी से सारे क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। तो कल मैं इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लाऊंगी। तो प्लीज़ आप लोग अपना ख्याल रखिए और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए।